हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वायर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज में से, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैंने इस चैप्टर को क्यों चूज किया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बिजनेस स्टडीज का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अब ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर कैसे है देखते हैं हम लोग। अब आप ये देख सकते हैं कि इस टोटल हमारा देखिए टोटल 50 मार्क्स का आपका है, जो आपको 90 मिनट्स में आपको करना है। इसमें से 10 मार्क्स तो आपके प्रोजेक्ट के हैं, तो ये प्रोजेक्ट पार्ट 1 है आपका, जो आपको इंटरनल है, जो आपके स्कूल में कराया जाएगा, वो मैं छोड़ता हूँ। टोटल मार्क्स अगर आप देखें तो हमारा टोटल मार्क्स आ गया 40। अब 40 में से जो 10 मार्क्स का मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर है आपका, ये चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये अपने आप में 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स हैं। ये अपने आप में इसलिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने 2 सीरीज में लाया है। पहला सीरीज में 20 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू लूंगा, और दूसरा सीरीज में फिर 20 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज लूंगा। तीसरे सीरीज में मैं आपके डिफरेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं टेकअप करूंगा। तो आप इस पूरे सीरीज को आप देखिएगा, आपको सारे सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट को लेते हुए, इन सबको डिस्क्राइब करते हुए मैं आपको एमसीक्यू क्लियर करूंगा। तो जस्ट स्टिक टू इट टिल लास्ट एंड सी। Let's see the question number 1 now. That it is a social process by which individual groups obtain what they need and want through creating offerings and freely exchanging goods and services of value with each other. देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज मिलेंगे, जो आपके एमसीक्यू ABCD ऑप्शन से रिलेट करेंगे। उन क्लूज को अगर आपने समझा और रिलेट किया, अगर आपने पढ़ा है टॉपिक और रिलेट किया इनके साथ, डेफिनेटली आपको सही आंसर मिल जाएगा। जैसे इट्स अ सोशल प्रोसेस, ये एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप जो है क्या करता है, ऑब्टेन करता है व्हाट दे नीड एंड वांट, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या उनकी जरूरत है या क्या उनकी इच्छाएं हैं, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, क्रिएट करते हैं ऑफरिंग, एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं ऑफ वैल्यू विद अदर्स। अब देखिए मैनेजमेंट जो है, एक तो फर्स्ट जो हेड है वो आपका मैनेजमेंट है। ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, फंक्शनिंग है, तो ये तो इंटरनल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट हो गया, कंपनी हो गया, इसलिए आएगा नहीं। मार्केटिंग जो है एक ऐसा चीज है जो बी पॉइंट ऐसा है, जो आपका एक सोशल प्रोसेस माना गया, क्योंकि इट स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्ट इज मेड एंड स्टिल इट कंटिन्यूज आफ्टर द प्रोडक्ट इज सोल्ड। तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बट उसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सेलिंग जो है एक बहुत ही कह सकते हैं नैरो पार्ट है, जो सिर्फ सामान बेचने से रिलेटेड है। तो कहीं इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हम समझ सकते हैं, लेकिन सोशल वैल्यू इसके अंदर आएगा ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है, ये एडवर्टाइजिंग जो है अपने आप में एक प्रमोशनल प्लान है, जो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से या सोशल प्रोसेस से या नीड्स एंड वांट्स से कहीं से भी रिलेट नहीं करता है। तो इसलिए बी पॉइंट जो आपका है, दैट इज मार्केटिंग, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। लोगों की नीड्स या वांट्स को ध्यान में रख के कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसके बाद उनको प्रोडक्ट जब बेचा जाता है, उसके बाद भी उसके बारे में उनको कस्टमर को, कंज्यूमर को एडुकेट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है कि उसका कैसे यूज किया जाएगा, कैसे उसको हम जो है एक प्रॉपर वे में उसको जो है यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम कैसे उसको जो है आगे उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, और जो भी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए कस्टमर सर्विसेज नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मार्केटिंग इज the right answer as per this question. Thank you. Now let's see the question number 2. Identify which of the following is not a feature of marketing. It is not a feature of marketing. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फीचर ऑफ मार्केटिंग नहीं है? देखिए फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ फीचर ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए पहला फीचर आता है आपका नीड्स एंड वांट्स, सेकंड आता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, थर्ड इज कस्टमर वैल्यू। देखिए पूरा पूरा जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग मिक्स है जो कॉन्सेप्ट, वो पूरा पूरा ओरिएंटेड है कस्टमर वैल्यू से। मीन्स दे वांट टू प्रोवाइड द वैल्यू टू द कंज्यूमर्स, एंड ऑन दैट बेसिस
बाकी चीज़ें जो हैं आसपास की चीज़ें आती हैं, जैसे नीड्स एंड वांट्स है कंज्यूमर्स की, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, उनको ऑफर करना, ये आ गया। देन एक्सचेंज मैकेनिज्म का प्रॉपर होना, ये सारी चीज़ें जो है उसके आसपास की चीज़ें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स इन द मार्केटिंग इज द कस्टमर वैल्यू क्रिएशन, राइट? सो लेट्स सी टू इट कि व्हाट आर द ऑप्शन वी हैव। अगर ऑप्शन आप देखें तो नीड्स एंड वांट्स हमारा एक फीचर है मार्केटिंग का, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कस्टमर वैल्यू ये भी एक फीचर है मार्केटिंग का, तो ये भी नहीं आ सकता। एक्सचेंज मैकेनिज्म भी अभी हमने देखा कि ये भी एक फीचर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो ये नहीं आ सकता। तो अब आपका जो सी पॉइंट है दैट इज ब्रांडिंग, ये एक ऐसा है ऑड एंड आउट जो आपका डायरेक्टली फीचर ऑफ मार्केटिंग नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। ब्रांडिंग जो है पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स है। ये देखिए आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस में आता है, क्योंकि ये चीज बार बार आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ब्रांडिंग जो है किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। तो एज पर द क्वेश्चन दैट इज विच इज नॉट, इस पर नॉट पूछा गया है, तो नॉट के हिसाब से नॉट द फीचर ऑफ मार्केटिंग है, तो ब्रांडिंग इज राइट आंसर विच इज नॉट द फीचर ऑफ मार्केटिंग in question number 2. Now let's see the question number 3. Which of the following is not a component of marketing mix? इसमें से ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है which is not the component of marketing mix। तो पहले मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जस्ट सी ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, दैट इज मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो अब 7 पीस भी आ गए हैं, लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में है वो 4 पीस है। तो 4 पीस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट आता है प्रोडक्ट, सेकंड आता है प्राइस, थर्ड आता है आपका प्लेस एंड फोर्थ आता है आपका प्रमोशन। तो ये 4 मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस हैं जो आपके कोर्स में है इस समय। और इसमें आपका जो ऑप्शन है उसमें आपका देखिए, ऑप्शन में वी हैव प्रोडक्ट, we have place, right? We have price. Now what is not the component of marketing mix? जो component नहीं है marketing mix का वो क्या है? That is packaging. So this is the right answer. C is your right answer. तो देखिए बेसिक आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। जब भी आप MCQ करेंगे, MCQ बिटवीन द लाइन्स है, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप एक थॉरो रीडिंग करिए, उसके पॉइंट्स, उनके जो भी डिटेलिंग्स हैं वो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि MCQ आएगा ही उसी बच्चे को जो डिटेलिंग पढ़ के चल रहा है। अगर आपने बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कभी कभी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कौन सा गलत है। या तो 100% सही होगा या 100% गलत होगा, इसके बीच में कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। इसलिए आप इसको बहुत थॉरली पढ़िए। और ये चैप्टर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 10 मार्क्स का है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है दैट इज लंच विद द सेलिब्रिटी से शाहरुख खान इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सन, एक्सपीरियंस, इवेंट, आइडियाज। देखिए ये अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, क्योंकि लंच विद सेलिब्रिटी है तो मैक्सिमम दिमाग बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि पर्सन होगा। बट लंच विद सेलिब्रिटी इज like Shahrukh Khan, if you are having the lunch with him due to some lucky draw or some promotional plan, अगर आपका लक अच्छा है आप उसके साथ एक बार लंच करते हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके लिए एज अ पर्सन नहीं, वहाँ पर्सन नहीं आएगा क्योंकि पर्सन इज अ सेलिब्रिटी। तो पर्सन का मतलब इससे हम एसोसिएट नहीं कर सकते। ये कोई इवेंट भी नहीं है, कोई इवेंट होता तो हम होल्ड करते तो उसके लिए हम इनकैश करते, वो इवेंट भी नहीं है। ये कोई आइडिया भी नहीं है लंच विद द शाहरुख खान, इट्स नॉट एन आइडिया। ये एक एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ लंच करते हैं तो ये आपका एक एक्सपीरियंस है, तो यू कैन चेरिश दैट मोमेंट कि मैंने किसी सेलिब्रिटी शाहरुख खान के साथ मैंने लंच किया। तो ये एक्सपीरियंस है जो आपके पास आपको मिलेगा और वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल बी, इन दिस क्वेश्चन विल बी द बी पॉइंट, दैट इज एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ब्लड डोनेशन कैंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लड डोनेशन कैंप जो है आपका एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक दिस पॉइंट्स ABCD फॉर सर्विस, इवेंट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन। देखिए मैं आपको बताऊं मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर सर्विस को चूज करेंगे। उसका रीजन क्या है कि ब्लड डोनेशन कैंप एक सोशल कॉज के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए दिमाग में क्या आता है कि सर्विस है। तो इट इज बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट्स इसको जो है मैक्सिमम बच्चे सर्विस टिक करेंगे। लेकिन द इन दिस द आंसर इज नॉट सर्विस बेसिकली।
तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है, हम डोनेशन जो ले रहे हैं वो एक सोशल कॉज के तहत ले रहे हैं कि पीपल शुड बी गेटिंग अवेयर ऑफ इट, बट द राइट आंसर इज नॉट सर्विस, बट द राइट आंसर विल बी दैट इज आइडिया। सही आंसर इसका जो है वो आइडिया है। द पर्पस इज टू ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप इज टू मोटिवेट पीपल टू डोनेट ब्लड एंड बेसिकली फॉर अ सोशल कॉज, राइट। तो सर्विस ओरिएंटेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो डोनेशन दे रहे हैं लोग वो किसी पर्टिकुलर ब्लड बैंक में जाएगा, वहां से उसको लोगों को दिया जाएगा, लेकिन इट इज इन बेसिकली एन आइडिया टू सर्व द पीपल, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ सर्विस। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is true about a product? इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो आपका ट्रू है अबाउट द प्रोडक्ट? अ प्रोडक्ट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या एक प्रोडक्ट सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन? हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या हम उसके पीछे एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन लेके चलते हैं? पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है बी पॉइंट, अ प्रोडक्ट इज अ कंफाइंड टू एन ओनली फिजिकल आइटम। प्रोडक्ट खाली एक फिजिकल आइटम है। फिजिकल आइटम मतलब जैसे मैं पेन यूज कर रहा हूँ तो ये पेन जो है एक फिजिकल आइटम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट इज अ फिजिकल आइटम, ये कहा गया। सी पॉइंट, अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स बंडल ऑफ यूटिलिटीज। जो प्रोडक्ट है वो आपको बहुत सारी यूटिलिटीज देता है। यूटिलिटीज का मतलब हो गया उपयोगिता, आपको बहुत सारी उपयोगिता देता है ये, तो बेनिफिट्स देता है इसका। तो इसके बाद जो चौथा हमारा डी पॉइंट है वो कहता है ए एन सी। ए एन सी का मतलब है अ प्रोडक्ट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये पॉइंट। और सी पॉइंट है दैट प्रोडक्ट प्रोवाइड्स बंडल ऑफ यूटिलिटीज। देखिए बच्चों, मैंने हमेशा बताया अपने स्टूडेंट्स को कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप किसी एक शॉप में चले जाइए, किसी मॉल में चले जाइए, लाखों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। क्या वो लाखों प्रोडक्ट हम खरीद के लाते हैं? नो, वी डोंट बाई ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, इवन दो वी हैव द मनी। अगर पैसा है भी तो भी हम लेके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग दैट इज यूटिलिटी। फर्स्ट थिंग इज यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता क्या है मेरे लिए। अगर किसी चीज की उपयोगिता है मेरे लिए तभी तो मैं उसको खरीदूंगा। अगर मेरे लिए वो उपयोगिता ही नहीं है देन व्हाई आई एम गोइंग टू बाय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन द माइंड इज द प्रोडक्ट प्रोवाइड्स बंडल ऑफ यूटिलिटीज। तो बंडल ऑफ यूटिलिटीज जो है, एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट ये भी आता है, प्रोडक्ट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली हम जब उपयोगिता के लिए बाई कर रहे हैं, यानी कि बेनिफिट्स के लिए बाई कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है? व्हेन वी आर बाइंग बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। कि हमें एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा? मैं इस पेन को खरीद रहा हूँ 20 रुपए में, तो इस 20 रुपए के बदले मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आई एम पेइंग द मनी बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। हाँ, यूज करने के बाद मुझे एक्चुअल में रियलाइज सेटिस्फैक्शन होगा कि एक्चुअल में 20 रुपए का वर्थ था इस पेन का या नहीं था, वो बात की बात है। लेकिन पहले जब मैं पे करूंगा तो आई एम पेइंग फॉर द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। तो अगर उपयोगिता है और उसके पीछे एक बैकअप है किसका? एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन का, इसको यूज करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उस सेटिस्फैक्शन को बेस करते हुए मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूंगा और उसके लिए पे करूंगा। तो दैट इज द बेसिक थिंग। सो ए एंड सी, दैट इज डी इज द राइट आंसर। इसमें डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बोथ ए एंड सी आर द राइट पॉइंट। बी जो पॉइंट है, प्रोडक्ट इज डिफाइंड कंफाइंड टू ओनली फिजिकल आइटम। फिजिकल आइटम देखिए है, इट इज ओनली फिजिकल आइटम, बट फिजिकल आइटम की वजह से हम खरीदते हैं ऐसा नहीं। उसके पीछे उसके यूटिलिटी और उसके पीछे उसके एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके बेसिस पे हम किसी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को भी हम बाय करते हैं, तो उसके पीछे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7, which marketing strategy put a greater focus on enhancing a company's production and distribution efficiency? देखिए इसमें दो बातें आ रही हैं। विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो फोकस कर रही है इनहैंसिंग टू इंक्रीज द कंपनीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को बढ़ाने में हमें मदद कर रही है, फोकस कर रही है। कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग की कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो इसमें हेल्प कर रही है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, है हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए? तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट जो ऑप्शन है उसमें क्या है? फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड इज सी इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डी इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। देखिए वर्ड अपने आप में इसमें आ गया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तो देखिए प्रोडक्ट के बारे में जानना कि क्या उनके नीड्स एंड वांट्स हैं कंज्यूमर्स की, उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उसको बनाना, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट।
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है टू क्रिएट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बाय गिविंग फ्रॉम मेकिंग द प्रोडक्ट टिल आफ्टर इवन सेलिंग द प्रोडक्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ गया। सेलिंग कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए उसके हिसाब से उसको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट उसको एक वैल्यू एडिशन के हिसाब से उसको सही वैल्यू में उसको देना, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो एनहेंसमेंट ऑफ कंपनीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन 7 के हिसाब से द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज द राइट आंसर, दैट इज ए इज द राइट आंसर। तो आपको रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें रिलेटेड भी होती हैं, तो आप रिलेटेड है तो वो रिलेटेड रिलेशन को अगर आपने समझा तो आप सही आंसर इसके कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, फर्म must use aggressive selling and promotional method to get people to acquire their item under the concept, identify the concept, आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट को कि कौन सा एग्रेसिव फर्म कौन सी एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल मेथड यूज करती है टू एक्वायर देयर आइटम अंडर दिस कॉन्सेप्ट, जिससे पीपल जो लोग हैं उनके प्रोडक्ट को खरीद लें, उनको वो किसी तरह से भी उनको प्रोडक्ट को लोगों को बेच सके। देखिए सेकेंडरी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेल क्या होता है, जब कंपनी प्रोडक्ट कंपनी जो है होलसेलर को और रिटेलर तक पहुंचाती है उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। लेकिन जब तक प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेल पॉइंट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है, फ्रॉम द होलसेलर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है, तब तक वो एक्चुअल सेल यानी कन्वर्जन इनटू दैट इज रेवेन्यू नहीं हो सकता। तो कन्वर्जन इनटू रेवेन्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि सेकेंडरी सेल जरूर। तो सेकेंडरी सेल का मतलब है कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे हम डिस्काउंट या ऑफर्स लेके जब कंज्यूमर के पास जाते हैं तो उसका बेसिक हमारा ये होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए। और उसके लिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्शन इज रिलेटेड मोर अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट जो है अगेन फ्रॉम नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूमर है, उसके बाद प्रोडक्ट को डिजाइन करना, प्रोडक्ट बनाना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही आपका कह सकते हैं एक डाइवर्सिफाइड फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि जो अपने आप में फ्रॉम द बिफोर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आफ्टर द सेलिंग रहता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है सिर्फ एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल मेथड टू गेट पीपल टू एक्वायर, मतलब जैसे ही कस्टमर जो है उसको एक्वायर करे यानी ओनरशिप जैसे चेंज हो वो पार्ट पूछा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है एंड देयरफॉर द डी इज द राइट आंसर इन दिस, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है आपका एक बिल्कुल सही आंसर है इसके अंदर, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग जो है करा जा रहा है जिससे कि कंज्यूमर जो है आपका ही प्रोडक्ट, देखिए कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके कंपनी के प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स होंगे तो उनको कैसे अपना प्रोडक्ट बेचना है कंज्यूमर, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग द सेलिंग, सभी लोग प्रमोशन कर रहे हैं, सभी लोग सेलिंग कर रहे हैं। अब हम अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एग्रेसिव सेलिंग लिया एक और उसको जो है प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली सेलिंग कॉन्सेप्ट विल बी द राइट आंसर इन दिस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड specification that helps in achieving uniformity and consistency in the output is called। देखिए मैं आपको जब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो बहुत खास आपको ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स अगर आपने ध्यान दिए तब आप आंसर्स को रिलेट कर पाएंगे, अगर उनको नहीं रिलेट कर पाएंगे तो फिर आप उसका सही आंसर दे भी नहीं पाएंगे। तो आपको जब इसको क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल वर्ड्स बहुत ध्यान देने हैं कि इसमें से ये स्पेसिफिकली क्या कह रहा है। तो गुड्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। देखिए गुड्स ऐसा नहीं होता कि अभी सपोज एक सोप है, सोप आपका जो है 80 ग्राम्स का है या 100 ग्राम्स का है, तो अब वो 100 ग्राम्स का जो सोप है वो स्पेसिफाइड है 100 ग्राम, उसके जो ऑर्डर है, जो कलर है, जो उसका कहते हैं उसका जो अपीयरेंस है ये स्टैंडर्डाइज है। ये नहीं कि कहते हैं लक्स अगर सो बनानी कंपनी तो लक्स के 10 अलग अलग साइज बन रहे हैं उसके अंदर, अगर होगा तो उसके लिए अलग से उनका एक कॉस्टिंग भी अलग सी होगी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड होता है, वो एक स्टैंडर्डाइज होता है। वो यूनिफॉर्मिटी बोल रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी मतलब इट शुड बी यूनिफॉर्म मींस एक यूनिकनेस होनी चाहिए उसके अंदर, फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट मतलब लगातार वो चीज होनी चाहिए। तो ऐसा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन
दैट हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी, जिससे हमें यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मिल पाए किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। तो इसमें क्या है, क्या ब्रांडिंग है, क्या ग्रेडिंग है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, या सिंप्लीफिकेशन है। देखिए अब ये ब्रांडिंग, किसी प्रोडक्ट को हम जब एक पर्टिकुलर नाम के साथ उसको जो हम उसको एक ब्रांड बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाय एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, उसके बारे में जब उसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो उसकी ब्रांडिंग करते हैं। तो यहाँ ब्रांडिंग तो हो नहीं रही है। ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कैटेगराइज करना, तो ग्रेड करना, तो ये हम यहाँ पे कैटेगराइज भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्डाइजेशन, डेफिनेटली यहाँ एक स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो मोस्ट प्रॉब्ली द आंसर स्टैंडर्डाइजेशन ही आ रहा है इसके अंदर। तो हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, सिंप्लीफिकेशन। डेफिनेटली इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं की जा रही है, ये कहीं सिंप्लीफाई नहीं किया जा रहा है इसके अंदर किसी चीज़ को। यहाँ पे जब स्पेसिफिकेशन है, यानी स्पेसिफिकली बताया गया है कि व्हाट विल बी द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड, वेरी क्लियरली डिफाइंड, एंड जिससे कि यूनिफॉर्मिटी आए, एक कंसिस्टेंसी आए, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें हमारा जो आंसर है, राइट आंसर है, दैट इज सी, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद दिस आंसर्स। अगर आपको कहीं डाउट आता है कभी भी किसी चीज़ पे, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझसे आप कॉल भी कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा क्यों हुआ। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज and get you the maximum satisfaction as per the syllabus what you have been given in the term 1. Now let's see the question number 10. The part of the brand that has got legal protection is called, the part of the brand that has got legal protection, part of the brand, ब्रांड का कौन सा पार्ट है जो जिसको हम लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, इज कॉल्ड एज ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए ब्रांड आ गया तो आपका दिमाग में मैक्सिमम बच्चों क्या आएगा, ब्रांड मार्क आएगी। जिस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, तो ब्रांड मार्क नहीं आता। आप हमेशा देखेंगे कि लीगल प्रोटेक्शन के लिए आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो है टीएम लिखा होता है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो है टीएम लिखा हुआ, ट्रेडमार्क लिखा हुआ। उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो है कभी कभी आप देखेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ऐसे करके आर लिख के ऐसे रजिस्टर्ड लिखा हुआ, ये रजिस्टर्ड लिखा होता है। तो ये जो आपको दिया जाता है, ये रजिस्टर्ड किया गया, ट्रेडमार्क किया गया, इट्स गिविंग अ लीगल प्रोटेक्शन टू योर, दैट इज पार्ट ऑफ द ब्रांड। उसको एक ट्रेडमार्क दिया गया कि जो कोई और कॉपी डाउन नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपका ट्रेडमार्क है जिसको आपने रजिस्टर्ड करा है। तो इट इज नॉट ब्रांड मार्क, इट इज नॉट ब्रांड नेम, इट इज ब्रांड मार्क, जो लीगल तरीके से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो आंसर सी इज द राइट आंसर, द ट्रेडमार्क इज द राइट आंसर। देखिए अब ये देख सकते हैं आप एग्जाम्पल्स, याहू, एडिडास, है ना, ये सारे जितने भी हैं इस आपके जो है रजिस्टर्ड है, आपके ट्रेडमार्क्स हैं। अब जैसे मैं चाहूँ कि कहते हैं BMW का, मैं अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए BMW का यही लोगो इस्तेमाल कर लूँ मैं, नो आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज इट्स बीन रजिस्टर्ड, इज ए ट्रेडमार्क, ये रजिस्टर्ड है। आप चाह के भी इसको आप नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है। सो इट विल बी इलीगल इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। Question number, let's see the question number 11. Identify which of the following is an advantage of branding to customers. ठीक है ना, आइडेंटिफाई करना है आपको व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का एडवांटेज है कस्टमर के लिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, सी पॉइंट है आपका इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड डी बोथ बी एंड सी, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करी की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सलमान खान का जो ब्रांड होता है वो आप सब जानते हैं, दैट इज, यस यू नो इट और नॉट, आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। तो उनका जो ब्रांड है दैट इज बीइंग ह्यूमन। ये बीइंग ह्यूमन जो वर्ड है उन्होंने जो है जो अपना ब्रांडिंग किया, तो उससे आप वो सारे प्रोडक्ट्स जो भी हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे वो शूज़ हो, जो भी चीज़ लॉन्च करना चाहे वो लॉन्च कर सकते हैं। और बीइंग ह्यूमन एक ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया विच इज़ बीन लॉन्च बाय द सलमान खान, राइट। तो अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए है, हम कह सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए हो सकता है ब्रांडिंग, बट टू बी वेरी ट्रू प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब उस ब्रांड में उसको आइडेंटिफाई करना कि ये ब्रांड अच्छा मिस्टर सलमान खान का है, तो ये बीइंग ह्यूमन, तो ये जो है
प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए एक हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डेफिनेटली जब हम किसी ब्रांड को चूज कर रहे हैं तो उसके पीछे उसका एक बैक ऑफ माइंड हमारे एक क्वालिटी जरूर रहता है। वी आर नोइंग दैट कि दिस लाइक पूमा इज देयर, एडिडास इज देयर ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो उनके पीछे क्या है, हमारे पीछे एक क्वालिटी कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर कि ये क्वालिटी ब्रांड है होंगे, ये लोकल ब्रांड नहीं है, ये क्वालिटी ब्रांड्स हैं। जो भी प्रोडक्ट देंगे वैल्यू ऑफ मनी आपको जरूर देंगे, यानी कि जो भी प्राइस वो चार्ज कर रहे हैं उसकी वजह से आपको जो कंफर्टेबिलिटी है, जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है, उसकी जो रियलाइज सेटिस्फैक्शन है, उससे रिलेटेड जो आपको बेनिफिट्स ड्राइव होने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे, क्योंकि दैट इज द वैल्यू ऑफ द मनी दे आर गोइंग टू प्रोवाइड टू यू। तो ब्रांड के साथ लोग एसोसिएट होते इसलिए हैं क्योंकि उनको वैल्यू ऑफ मनी मिलता है, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज बाय गिविंग दैट अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हाट दे आर गोइंग टू यूटिलाइज। तो इसमें इंश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी हमारा एक सही आंसर हो सकता है। लेकिन आपका इस ए बी सी डी में 4 ऑप्शन है, मैं डी ऑप्शन कहता है बोथ बी एंड सी, तो आपका बी एंड सी यानी कि मेरे हिसाब से बी और सी दोनों ही सही आ रहे हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो ये राइट आंसर इज बोथ, दैट इज बी एंड सी, दिस इज द राइट आंसर, राइट। सो आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को दिखाने के लिए दोनों के लिए ब्रांडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ब्रांडिंग करते इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर वो इंश्योर कर सके अपने कस्टमर को कि देखिए जो आप प्रोडक्ट हमारा खरीदेंगे उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, प्लस उसका जो उसको जो है कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि हाँ भाई ये जो है किस ब्रांड का टी शर्ट है या किस ब्रांड का शर्ट है, आपको बहुत जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। The main focus of this marketing philosophy is on the quality of the product. Identify the philosophy. आपको identify करना what is the philosophy. The main focus of this marketing philosophy of marketing इसमें हम देखेंगे। देखिए ये सारे जो philosophies हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अभी सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो ये 4-5 जो आपकी philosophies है मार्केटिंग की इज ऑन द क्वालिटी ऑफ द इज, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे है, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे है। अब इसमें कह रहा है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ दिस मार्केटिंग फिलॉसफी इज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई द फिलॉसफी, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है उसकी फिलॉसफी। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास 2 फिलॉसफी को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो आंसर्स आएंगे कंफ्यूजन होगा बच्चों का वो 2 चीज पे होगा। वन इज प्रोडक्शन, देन सेकंड इज प्रोडक्ट। कहता है तो फोकस इज ऑन, दैट इज व्हाट इज द फोकस, फोकस इज ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। फोकस किस बात पे, जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है दैट शुड बी गुड, वो अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, फोकस इज ऑन मास प्रोडक्शन। मास का मतलब है क्वांटम, क्वांटम यानी क्वांटिटी कितनी बन रही है, क्वांटिटी कितनी बन रही है। यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहा है, ये क्वालिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो बात कर रहा है वो मास प्रोडक्शन यानी कि क्वांटिटी की बात कर रहा है। क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो मास प्रोडक्शन किसका, क्वांटिटी का। तो यहाँ मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, डिफरेंस। सेकेंड है मीन्स, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट केस सेज दैट इज प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी में हमेशा प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे किया जाए, प्रोडक्ट को हम कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी और रिफाइंड क्वालिटी हम कैसे ला सकते हैं, वो है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब हम प्रोडक्ट को कैसे अवेल करा सकते हैं इजीली टू द कंज्यूमर, कितनी जल्दी हम उसको हम अवेल करा सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना कि वो प्रोडक्ट जो है वन आर्म डिस्टेंस जिसे कहते हैं कि कंज्यूमर के बिल्कुल पास ही में उसको जाके मिल जाए, तो बहुत दूर जाना ना पड़े उस प्रोडक्ट को लेने के। लास्ट डिफरेंस है आपका एंड्स, प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है दैट इज प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वालिटी इज द यूएसपी ऑफ द दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। बट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का यूएसपी क्या है, प्रॉफिट थ्रू, प्रॉफिट इसमें भी आएगा लेकिन थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन जितना हम करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ज़्यादा। जब कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने से
उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है। जब लागत कम हो जाती है, जिसे हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं, उसके वजह से लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करने से जो जो उसकी प्राइसिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो वी कैन व्हेन यू गोइंग टू सेल इन द मार्केट, तो डेफिनेटली कम प्राइस में जब बेचेंगे चीज़ों को, तो वो आपको जो है ज़्यादा बिकेंगी, और ज़्यादा बिकेंगी तो आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन बताया। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे इसमें हमारा रिलेट करता है आंसर। द मेन फोकस ऑफ दिस मार्केटिंग फिलॉसफी इज ऑन द क्वालिटी ऑफ द। अब क्वालिटी की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे तो क्वालिटी की बात कर रहा है, तो क्वालिटी डेफिनेटली कौन सा होगा, प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट विल सी द क्वेश्चन नंबर 13। Assume a mobile phone marketer with 10% of the present market share in the country। देखिए, अपने कंट्री में मोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो 10% का मार्केट प्रेजेंट शेयर है उसका मार्केट के अंदर, अपने देश में, अपने कंट्री में। वांट टू इंक्रीज हिज मार्केट शेयर, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहता है टू 30%, यानी 10% से वो 30% जो है अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। इन द फॉलोइंग 4 years, बाई अपने अगले 4 साल में, फॉलोइंग 4 years, बाई इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्ट्रैटेजीज। रणनीति, स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति होता है कि रणनीति जो है वन ऑफ द पार्ट, स्ट्रैटेजी इज अ वर्ड विच इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग इटसेल्फ। ये प्लानिंग का एक टाइप्स ऑफ प्लान में आता है स्ट्रैटेजीज। रणनीति यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे हम अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। अपने गोल को चेंज नहीं करते, अपने मूवमेंट्स को हम चेंज करते हैं, अपने काम करने के तरीके को हम चेंज करते हैं, और उसके बाद हम उस गोल को अचीव करते हैं। गोल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। प्लानिंग इज नॉट टू चेंज द गोल, प्लानिंग इज टू अचीव द गोल by changing the movements, changing the, that is the path as per the requirement and the need of the hour। ठीक है, तो identify the marketing function that is being addressed here। इसमें आइडेंटिफाई करना हमें कि कहते हैं क्या मार्केटिंग फंक्शन है। तो अब इसमें अब देखिए, स्ट्रेटेजी बात कर रहा है इसके अंदर 10% से 30% मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रहा है। लेट्स सी द ऑप्शन। गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट के इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को, डाटा को इकट्ठा करना, उसको इंफॉर्मेशन को समझना, एनालाइज करना, उसको समझना कि किस तरह से इसको उसके अंदर हमें उस इंफॉर्मेशन से हमें बेनिफिट मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड बी पॉइंट है मार्केट प्लानिंग, मार्केट के लिए प्लान करना। सी पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन करना, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना, कंसिस्टेंसी लेके आना, वो चीज़ हो सकता है। एंड डी पॉइंट है आपका प्रमोशन करना, यानी कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना। देखिए, 4 ऑप्शन आपको सामने आते हैं। अब इसको हमें रिलेट करना है कि फोन मार्केटर विद 10% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ द कंट्री वांट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय 30%। तो 10% से 30% तभी आ पाएगा जब हम अगले 4 सालों में जब हम मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। मार्केट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पेनिट्रेट इन द मार्केट, यानी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अपना अपना जो डिस्पोजल है, अपना जो कह सकते हैं इन्फ्लुएंस है, वो और ज़्यादा कंज्यूमर्स पे लाना पड़ेगा। उसकी यूटिलिटी, उसकी बेनिफिट्स और हमें उसको देने पड़ेंगे कंज्यूमर्स को। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन आएगा दैट इज वी आर गोइंग टू हैव द वी गोइंग टू हैव अ। देखिए, ये इट कैन नॉट बी ओनली प्रमोशन, खाली प्रमोशन से हो जाएगा ऐसा नहीं, खाली स्टैंडर्डाइजेशन से, यूनिफॉर्मिटी से हो जाएगा, ये आपका बिक जाएगा 10% से 30%, यानी 20% का, यानी कि इंक्रीमेंट होना इज नॉट दैट इजी, बिकॉज 200% का इंक्रीमेंट मांग रहा है, इट इज नॉट दैट मच इजी। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, खाली हम इन्फॉर्मेशन ले आए, डाटा को एनालाइज कर लें, उससे हमें बेनिफिट मिल जाएगा, नो। तो वी मस्ट बी हैविंग अ कंपोजिट प्लान, अ प्योर कंपोजिट प्लान। कंपोजिट प्लान का मतलब है कि हमें सारी एक्टिविटीज को लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारा स्टैंडर्डाइजेशन भी होगा, प्रमोशन भी होगा, एडवर्टीजमेंट भी होगा, ब्रिंगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा, एनालाइजिंग भी होगा, सब कुछ होगा। तो वो हमारा जो आता है वो आता है मार्केट प्लानिंग। दिस बी पॉइंट इज द राइट आंसर, मार्केट प्लानिंग आना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्लानिंग के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। दैट इज फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट मेकिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेके, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन से लेके, प्रमोशन से लेके, इंटेंस सेलिंग से लेके, सब कुछ हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द। हमारा कौन सा स्ट्रेटजी होगा, हमारा मार्केट प्लानिंग जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से हम पेनिट्रेट करेंगे मार्केट के अंदर एंड इन द डीप, एंड वी आर गोइंग टू कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ वेरियस, यू कैन से, नीड्स एंड वांट्स। जब तक हम उनके डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज फैक्टर को, जब उनके डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल को हम नहीं टच करेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो सकता। कुछ लोग मोबाइल ले रहे हैं दैट इज ओनली फॉर कम्युनिकेशन पर्पस,
कुछ लोग जो मोबाइल लेते हैं, जैसे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो यंग टीनेजर्स हैं, वो गेमिंग पर्पज़ के लिए लेते हैं। कुछ लोग आज के एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। तो देर आर डिफरेंट नीड्स ऑफ द यू कैन से रिक्वायरमेंट ऑफ द मासेस। तो वो अगर आपने कैटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल सेल जो है 10% से 30% इंक्रीमेंट हो जाएगा अगले 4 ईयर्स के। Now let's see the question number 14. What this 14 question says, that is, Crimson Limited is a well-known watch manufacturing company. They carries out the variety of tasks including marketing research, product designing or merchandising, packaging, warehousing, branding, pricing, promotion, and sales. Through numerous follow-up actions, the firm maintains strong client relations. This aids the business in obtaining the repeat sale order. Name the concept. तो बेटा इसमें आप लोगों को क्या बताना है, दैट इज कॉन्सेप्ट बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये सारे एक्टिविटीज को कवर कर रहा है, फ्रॉम मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, सेल्स. तो इट इज इंक्लूडिंग ऑल दीज एक्टिविटीज इवन आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो थ्रू फॉलोअप एक्शंस. देखिए कंपनी वही फॉलोअप एक्शन लेती है जो कंपनी जो है अपने कंज्यूमर के या कस्टमर के बारे में केयर करती है, उनके ग्रीवेंसेस, उनके कोई इश्यूज, उनको कोई ट्रेनिंग देना है या उनको कोई चीज़ ऐसी है जो उनको डिफिकल्टी लग रही है या उनको समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में जानना, जिससे कि वो आगे भी अपने जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें या अपने सर्विस को डिज़ाइन करें तो उसके अंदर उसको बेटर अप्रोच के साथ उसको इंक्लूड कर सके. सो दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग द फर्म क्लाइंट रिलेशन. तो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशन वो डेवलप कर रहे हैं अपने. क्यों स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, उसका एक पीछे बहुत बड़ा रीजन है. देखिए आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने नए कस्टमर या कंज्यूमर क्रिएट किए. देखिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जॉब हो सकता है, लेकिन कितने कंज्यूमर या कस्टमर को आपने रिटेन किया, पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना इज द बिगेस्ट टास्क. ये बिगेस्ट क्यों है, क्योंकि आज के डेट में जो डिस्ट्रैक्शन है कंज्यूमर का बहुत फास्ट है, वेरी वेरी फास्ट. डिस्ट्रैक्शन इतना फास्ट है क्योंकि इतने सारे कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर देयर. देयर आर लॉट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन गोइंग बाय द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. उनके अपने अपने प्रमोशंस चल रहे हैं. प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट सभी दे रहे हैं. अब उसमें आपका प्रोडक्ट ही क्यों खरीदेगा कस्टमर, उसके पीछे कोई एक रीजन होना चाहिए. और वो रिपीटेडली क्यों खरीदेगा, ये उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए. दैट मीन्स यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी. जैसे आप टाटा सॉल्ट है, उसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है. कंज्यूमर कस्टमर जो है चेंज ही नहीं करना चाहता, वो जबकि खाने में बहुत थोड़ा सा पड़ता है लेकिन उसकी अपने आप में बहुत जबरदस्त ये कह सकते हैं ब्रांड लॉयल्टी है. देश का नमक नाम से जाना जा रहा है. तो वो आपका क्या है, रिपीटेड ऑर्डर लेके आता है, रिपीटेड सेल लेके आता है. तो रिपीटेड सेल लाता है, साथ में क्या देता है, वो आपको रेफरल देता है. नए कंज्यूमर्स को भी आपका जो कस्टमर है वो रेफरल्स दे रहा है. तो जब रेफरल्स देंगे कस्टमर देगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो क्लाइंटेल है बढ़ेगी, आपका जो सेल्स है बढ़ेगा. तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इन सारे एक्टिविटीज को कवर कर रहा है. तो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट इज मोर अबाउट द फंक्शनिंग पार्ट, इंटरनल ऑपरेशन एंड आपके जो एक्सटर्नल बॉडीज के साथ आपके लाइजनिंग अप है, जो उनके साथ ऑपरेशंस हैं, वो आप कैसे करते हैं, दैट इज अबाउट द मैनेजमेंट, राइट. कैसे रिसोर्स हैंडलिंग करेंगे आप, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है. नेक्स्ट आता है सेलिंग पार्ट. सेलिंग पार्ट जो है बहुत नैरो टर्म है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको सेकेंडरी सेल क्रिएट करना है, बेचना है, किसी भी तरह से कंज्यूमर को बेचना है. उसके अंदर आपको मार्केटिंग रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट डिजाइन या मर्केंडाइजिंग या पैकेजिंग इन सब के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. वहाँ पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज सेल्स, दैट इज सेलिंग द प्रोडक्ट. तो ये बहुत नैरो टर्म हो गया. तीसरा आपका पॉइंट है मार्केटिंग. मार्केटिंग में ये सारी चीज़ इंक्लूड की आती हैं, जो 4 पीज है, डिफरेंट पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, उसके लिए ये सारी चीज़ आ जाती हैं. फ्रॉम द मार्केटिंग रिसर्च मीन्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले का रिसर्च है ये, जो बताना कि उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, कैसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा या उसको बेस्ट सेटिस्फैक्शन देगा, वैल्यू ऑफ मनी देगा. तो ये आपका मार्केट रिसर्च से लेके सेल्स तक कर दिया. सेल्स के बाद देखिए क्या दे रहा है ये, दैट इज फॉलोअप एक्शन. व्हाट इज फॉलोअप एक्शन? फॉलोअप एक्शन उसी का हो सकता है जो कस्टमर का केयर कर रहा है, जो कस्टमर के बारे में जानना चाहता है, उनको जो सर्विस देना चाहता है, वही कंपनी जो है फॉलोअप एक्शन मेंटेन करेगी. द फर्म मेंटेन स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशन. ये स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशन जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशन से क्या होगा, आपको रिपीटेड सेल्स मिलेंगे. रिपीटेड सेल के अलावा यू विल बी गेटिंग न्यू रेफरल्स ऑल्सो. ये जो क्वेश्चन है अपने आप में वो किस कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो इसमें हमने मैनेजमेंट देखा. सेलिंग जो मैं बताया कि बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. मार्केटिंग ये सारी चीजें इंक्लूड करता है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वुड बी वन ऑफ द आंसर.
लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है डेफिनेटली वो आपका एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए है, एक कंपनी के प्रोडक्ट को, तो उसकी यूटिलिटी को डिफाइन करते हुए, उसके बेनिफिट्स ड्राइव करते हुए, उसके ऑफर्स या स्कीम्स के बारे में बताते हुए वो क्लाइंट अपने जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनको ये बताता है एडवर्टीजमेंट। लेकिन ये भी अपने आप में कंप्लीट आंसर इसका नहीं है। तो जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो है दैट इज पॉइंट सी, दैट इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग इज अ फंक्शन विच इंक्लूड्स before the marketing research is there, and from there till the sales and after sales also is going to cover, that is called marketing. So ये marketing part है which is a broader term or a wider term than the any other terms what we have in this 4 option। इन 4 ऑप्शन में जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका जो आ रहा है इस फंक्शन के लिए वो है मार्केटिंग। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सूर्या लिमिटेड इज अ वेल नोन इलेक्ट्रिकल गुड्स फर्म। आप समझा देते हैं सूर्या लिमिटेड जो एक अच्छा खासा एक बड़ा कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल गुड्स फर्म है बेसिकली। इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ही देता नहीं है, बट ऑल्सो ऑफर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर को एक सपोर्ट सर्विस भी देता है, क्योंकि देखिए जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं आज के डेट में, अगर वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस नहीं देते हैं और उनका कस्टमर को कोई ग्रीवेंसेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कतें हैं, तो किससे शेयर करेंगे? अगर वो किसी से आपसे कंपनी को नहीं बताते हैं तो कंपनी कैन नॉट इम्प्रोवाइज देयर प्रोडक्ट लाइन। वो अपने प्रोडक्ट लाइन को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, अपने कह सकते हैं मार्केटिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती। तो अब बात आती है वहां पे, जब उनको कंपनी को नहीं बताया तो किसको बताएगा? डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो अपने साथ के फ्रेंड सर्कल में, अपने नेबर्स में सबको बताना स्टार्ट करेगा। वो क्या होगा, आपकी कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ ग्रीवेंस ऑफ द कस्टमर। अब वो ग्रीवेंस जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा, रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो उसने क्या किया, 10 अलग अलग लोगों से बताना स्टार्ट कर दिया आपके प्रोडक्ट के बारे में। एंड दिस विल क्रिएट व्हाट, दैट इज यू कैन से एज अ स्पीड ब्रेकर फॉर द प्रोडक्ट टू सेल हाई इन द फ्यूचर। तो ये आपका एक सपोर्ट सर्विस दे रहा है जिससे कि वो स्मूथ तरीके से जो है कस्टमर को डील किया जा सके और आगे उसको हम बेटर से बेटर सर्विस दे पाए। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। कौन सा मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है इसके अंदर, दैट विल बी हाईलाइटेड, दैट इज हाईलाइटेड हियर, जिसको हमने हाईलाइट किया गया है। तो देखिए इसमें कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो हम दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर हम जो है पॉइंट ए लेके चलेंगे, दैट इज प्रोडक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट नाउ। तो प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, हम प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइस है इसमें कहीं प्राइस के बारे में बताया नहीं गया। इसमें प्लेस के बारे में कोई डेस्टिनेशन से रिलेटेड कोई आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। इसमें कहीं प्रमोशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है। ये सिंपल एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मिक्स का एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे प्रोडक्ट जो डिजाइन किया जाता है उसको साथ में जो कस्टमर सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब इसके साथ मार्केटिंग मिक्स में हम लोग ले रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट बेसिकली। तो मार्केटिंग मिक्स का एक प्रोडक्ट वाला पार्ट आ गया। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड इज अ नेचुरल एंड एथिकल कॉस्मेटिक कंपनी। देखिए एक नेचुरल है, नेचुरल यानी कि हर्बल होगा, जैसे होता है ना बाय थ्रू ऑर्गेनिक जिसम कहते हैं। एथिकल कॉस्मेटिक कंपनी दैट स्पेशलाइजेस इन ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक मतलब ये हो गया, दैट इज अगेन व्हाट आई सेड टू, दैट इज नेचुरल एंड इट इज बेसिकली आउट ऑफ द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑल, उनसे निकाला गया। फॉर बोथ मेन एंड वुमेन्स plant-based components are used in the company's goods and it is the country's #1 beauty brand. इसे कंट्री का #1 ब्यूटी ब्रांड माना गया। It is not only meets the need of the consumer but also believes in environmental conservation as a whole. इनका जो थॉट प्रोसेस है खाली बिजनेस से रिलेटेड, खाली प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये एनवायरनमेंट को भी देख रहे हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो दे हैव अ वेरी ब्रॉड यू कैन से मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिटरमाइंस द मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें आपको डिटरमाइन करना मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दैट ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय मतलब उसको कार्यान्वित कराना, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन दिस? तो देखिए ये पूरा एक ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड जो है प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, एनवायरनमेंट को सेव करने की बात कर रहा है, साथ में अपने प्रॉफिट को भी वो इनहेंस कर रहा है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता, इट इज नॉट अबाउट द क्वांटम ऑफ द मास, इतना ज़्यादा आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ली उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इसमें ये सेलिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कितना आपने सामान बेच दिया, किसी भी तरह से बेच दिया आपने, उसको बेवकूफ़ बना के बेचा चाहे कैसे बेचा, लेकिन आपने बेच दिया, तो सेलिंग पार्ट भी नहीं आ रहा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, अगेन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है जरूर है, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये
सिर्फ कंज्यूमर की बात करता है, कंज्यूमर ओरिएंटेशन की बात करता है, तो कस्टमर से रिलेटेड जो बेनिफिट या सर्विसेज हैं उससे बात करता है। पर यहाँ पे क्या खाली कस्टमर से रिलेटेड बात की जा रही है? डेफिनेटली नॉट। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द कस्टमर, इट इज रिलेटेड विद द सोसाइटी ऑल्सो। ये समाज को भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि जब कोई चीज ऑर्गेनिक आ रही है, वो एक नंबर वन ब्रांड है, तो वो ऑर्गेनिक जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो ये जो है एक सोसाइटी का एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इट इज इन द मास, लेकिन कंज्यूमर ओरिएंटेड है। लेकिन कंज्यूमर के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये चाहिए होगा आने टाइम में, या इसके इस कंपनी से वो अफेक्टेड होते होंगे। तो अगर इन्वायरमेंट को वो बचाते हैं तो वो सोसाइटी को एज अ होल जो है वो लेके चल रहे हैं अपने साथ। देयरफॉर द आंसर बी विल बी राइट, दैट इज सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है आज के डेट में, ये जो 4-5 हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, देन आपका आपका जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसके बाद जो एक नया लास्ट अभी जो चल रहा है कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसमें क्या है कि समाज को लेके चलना, साथ में सोसाइटी को लेके चलना। हो सकता है कि आई एम नॉट यूजिंग दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी, बट ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ड्यू टू द यू कैन से केमिकल वेस्ट ऑफ दैट कंपनी, वो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है। तो कस्टमर नहीं हूँ मैं, कंज्यूमर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए एक सोशल ऑडिटिंग जैसी चीज भी आ गई आजकल, सोशल ऑडिटिंग भी हो रही है। एनीवे, तो ये क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इट इज बेस्ड ऑन सोसाइटल मार्केटिंग, irrespective you have purchased it or not as a consumer, but it is going to the mass and hence it should benefit in the society। तो जो भी हम प्रोडक्ट ला रहे हैं वो सोसाइटी के बेनिफिट में होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो इसमें सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट ही है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is considered to be an effective competitive weapon? effective competitive weapon, है ना? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन है? वेपन का मतलब हथियार होता है, कॉम्पिटिशन का मतलब है दैट इज हाउ यू कैन लीड द कॉम्पिटिशन, और हाउ कैन यू गिव स्ट्रॉन्ग यू नो फेस ऑफ टू द कॉम्पिटिशन, दैट इज हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड इफेक्टिव कॉम्पिटिशन वेपन? फर्स्ट इज ब्रांडिंग, सेकंड इज पैकेजिंग, थर्ड इज प्राइसिंग एंड फोर्थ इज लेबलिंग। तो ब्रांडिंग हम सब जानते हैं, ब्रांडिंग करना, किसी कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना, बाय विद द हेल्प ऑफ सम सेलिब्रिटी और विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट, हमने अपनी ब्रांडिंग की, अपनी क्वालिटी एश्योरेंस या उसके क्वालिटी को मेंटेन किया हमने। देन पैकेजिंग इसके अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन क्या एक अच्छे कंपटीशन के लिए क्या खाली पैकेजिंग ही आपकी हेल्पफुल हो सकती है या ब्रांडिंग हेल्पफुल हो सकती है? नो, आई डोंट थिंक सो। दैट इज लेबलिंग, लेबल करना, उसको जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको लेबल करना, उसको डिजाइन करना, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग जो है एक टूल हो सकता है। इट कैन बी अ टूल ऑफ योर मार्केटिंग, बट इट कैन नॉट बी यूज एज अ इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन। इसको हम इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन नहीं ले सकते। तो इसमें सब एक चीज बच गया, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग। तो प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव, pricing is one of the most sensitive part which a consumer sees while purchasing the goods. Definitely quality matters, no doubt quality को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कस्टमर, बट उसी क्वालिटी में क्या एक जो कंज्यूमर है वो देखेगा कि इसमें उसकी वैल्यू एडिशन कितना कर रहा है, यानी कि वो कितना पैसा उसमें लगा रहा है। तो जो पैसा लगा रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी है, क्या इसकी जो प्राइसिंग है वो मेरे ओवर प्राइसिंग तो नहीं कर रखी गई, कहीं अंडर प्राइसिंग तो नहीं है। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आना चाहिए प्राइसिंग को लेके। मींस वॉट एवर द प्रोडक्ट इज बाइंग, इफ दैट प्रोडक्ट इज बीन यूटिलाइज एप्रोप्रिएटली, उसको बहुत ढंग से यूज किया गया टू द फुलेस्ट, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पैसा वसूल। उसको हम क्या कहते हैं? पैसा वसूल। तो प्राइसिंग अपने आप में एक सेंसिटिव इशू है इसके अंदर, क्योंकि प्राइसिंग अगर सही नहीं हुई, जरा सी प्राइसिंग गड़बड़ हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बिक सकता है ज़्यादा अच्छा, या प्रोडक्ट नहीं भी बिकेगा आपका। ये एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हेन आई वाज इन द कंपनी ब्रिटानिया, आई वाज इन द सेल्स अर्लियर, तो वहाँ पे जो है हमने एक टाइगर बिस्किट लॉन्च किया, एंड पार्ले जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लूकोज सेगमेंट बिस्किट इन ऑल ओवर इंडिया। बहुत पुराना और सबसे आज भी ब्रांड लॉयल्टी से जबरदस्त है पार्ले जी की। तो हमने जब टाइगर बिस्किट लॉन्च किया तो सौरव गांगुली वाज गिविंग द ऐड, तो बहुत कैप्टन थे उस समय वो, और बहुत बढ़िया उन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया हम लोग। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट था वो मूव ज़्यादा नहीं कर रहा था, the sale is not coming to that mark what we have thought of।
तो हमें इसके बारे में हमने सबने सोचना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया क्यों हमारा प्रोडक्ट का मूवमेंट कम है। तो हमें एक जो है बस स्टैंड के पास एक जो आप देखते हैं छोटे छोटे खोखे लेके बैठते हैं लोग, उन्होंने उसमें से एक बंदे ने बताया हमें कि सर वो आपका प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि ज़्यादा बिकता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट के साथ है चेंज की। आपने कम प्राइस रखा है, 4 रुपीज़ 50 पैसा रखा हुआ है, पार्ले जी 5 रुपये बिकता है, तो 50 पैसा आपने कम रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, जहाँ पे ग्लूकोज सीमेंट ज़्यादा बिकता है, वहाँ बहुत फास्ट मूवमेंट है कंज्यूमर की बहुत फास्ट मूवमेंट है। यानी कस्टमर उतर रहा है बस से और उससे फटाफट लिया और चाय के साथ यूज़ किया और चला गया, या नए बस में चढ़ने जा रहा है तो वो डेफिनेटली वो फटाफट चाय पिएगा, साथ में ग्लूकोज बिस्किट लेगा और आगे चला जाएगा। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आई? चेंज की। प्राइस कम होने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा था, क्योंकि 50 पैसे का चेंज ना कस्टमर के पास, ना दुकानदार के पास होता था, ना जो कस्टमर था उसके पास होता था। तो अल्टीमेटली वो दिक्कत करता था उनको। जबकि पार्ले जी 5 रुपीज़ का था, लेकिन स्टिल इट वॉज मूविंग नाइसली बिकॉज उसका प्राइसिंग बहुत सही था। तो हमें जो है प्राइसिंग ये भी ध्यान देना पड़ेगा, उस अदर एस्पेक्ट ऑफ द प्राइसिंग भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एस्पेक्ट एज पर दिस केस इज कंसर्निंग। तो जो आपका जो आंसर है वो है आपका इसके क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में प्राइसिंग। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following concept focus on customers needs along with society well-being? देखिए दो बात कह रहा है इसके अंदर कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है which focus on the customers need along with the society। कस्टमर नीड को और सोसाइटी के वेलबींग को ध्यान में रख के जो है ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया गया है? क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, क्या आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है, या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, या सेलिंग कॉन्सेप्ट है? कौन सा ऑप्शन? तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, वन इज कस्टमर्स नीड एंड सेकंड इज सोसाइटी वेलबींग। तो सोसाइटी जहां पे वर्ड आ जाएगा वो एक वो उसमें से कुछ परसेंटेज तो यूज कर रहे होंगे आपका प्रोडक्ट, और बहुत सारा परसेंटेज जो है आपका प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हो, लेकिन है तो सोसाइटी का पार्ट। तो वो सोसाइटी के पार्ट में आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं। तो आपका ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तो दूर दूर तक नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर कुड बी बी एंड सी। इसके अंदर आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है या सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये दो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी फोकस किस पे कर रहा है? कस्टमर या कंज्यूमर ओरिएंटेशन पे कर रहा है। वो इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको हम बिफोर मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्या उसको हम क्या दे सकते हैं, बनने के बाद क्या सर्विस हम ऑफर कर सकते हैं, ये दिस ऑल बिलोंग्स टू द न्यू कंज्यूमर, दैट इज कस्टमर। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्योरली उसी से रिलेटेड। अब बात आती है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है जिसके अंदर मार्केटिंग भी आ रहा है और सोसाइटल भी आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब ये है कस्टमर नीड अलॉन्ग विद द सोसाइटी वेल बीइंग। यानी कि कस्टमर के साथ ये नीड के अलावा क्या देता है, उस सोसाइटी के वेल बीइंग को भी जो सोचे वो हमारा पार्ट हो सकता है। तो इट इज द सी पॉइंट, दैट इज सोसाइटल marketing concept. It is not purely the marketing concept, but it is societal marketing concept. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। Next is question number 19. Let's see. Which of the following factor are to be kept in the mind by the marketers while deciding price for the product? Deciding the price for a product. देखिए प्राइसिंग मैंने पहले बताया आपको कि बहुत सेंसिटिव चीज है, स्पेशली इन इंडिया प्राइस इज वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग, राइट? तो विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू केप्ट माइंड, आपको कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर मतलब माइंड इन द बाय द मार्केटर वाइल डिसाइडिंग प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। क्या प्राइस रखें हम प्रोडक्ट का? जैसे मैंने बताया ना 4 रुपये 50 पैसा हमने रखा टाइगर बिस्किट का, 5 रुपीज पार्ले जी चल रहा था, स्टिल पार्ले जी वॉज अ हॉट केक सेलिंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ रीजन कि उनका जो प्राइसिंग है वो बहुत अप्रोप्रिएट था, ना ओवर प्राइसिंग ना अंडर प्राइसिंग। हमने अंडर प्राइसिंग कर रखी थी, 4 रुपीज 50 पैसा का रखा था, जबकि उसके बाद भी हमारा सेल नहीं आ रहा था, क्योंकि प्राइसिंग में 50 पैसे का चेंज कहाँ से लाया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमें इसको देखना पड़ता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा 19 क्वेश्चन में विच फैक्टर्स आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय द मार्केटर व्हाइल डिसाइडिंग प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, उसमें पहला पॉइंट है यूटिलिटी एंड डिमांड, सेकंड है बी पॉइंट ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, सी है मार्केटिंग मेथड यूज्ड, एंड डी है बोथ ए एंड सी।
ठीक है ना, इसमें दोनों ए और सी लिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, दैट इज इंक्लूड्स 2 पॉइंट इन दिस, दैट इज ए एंड सी। डी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ए में आपका यूटिलिटी एंड डिमांड, डेफिनेटली उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी मांग कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अब किसी प्राइस को डिसाइड करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका आता है दैट इज सी पॉइंट, मार्केटिंग मेथड यूज, उसका मार्केट करने का मेथड क्या है, सिस्टम क्या है। अगर मार्केटिंग मेथड आपको क्लियर है किसी चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि उसको हम जो यूटिलिटी है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं, या हम उसके डिमांड को और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका दैट इज डी इज द राइट आंसर। Now let's see the question number 20. Surbhi went to a stationery store and stated that she only wanted to buy a XYZ notebook. Determine which aspect of branding is been discussed in this example. आपको डिस्कस करना है एस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग। कौन सा एस्पेक्ट है ब्रांडिंग का जो इसमें इन्होंने डिस्कस किया है। दैट इज सुरभि वेंट टू अ स्टोर एंड शी स्टेटेड दैट शी ओनली वांटेड टू बाय XYZ नोटबुक। देखिए बहुत सारे कंपनीज के नोटबुक आते हैं, है ना। अब आप बहुत से बच्चे जो है क्लासमेट का ही नोटबुक क्यों पसंद करते हैं, क्या उसके पीछे रीजन हो सकता है। क्या ब्रांड नेम हो सकता है फर्स्ट पॉइंट, क्या ब्रांड मार्क हो सकता है उसका बी पॉइंट, क्या ट्रेडमार्क हो सकता है, या जेनरिक नेम हो सकता है। तो ये इन चार में से कौन सा पॉइंट हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एज पर द क्वेश्चन 20, दैट इज इट इज द ब्रांड नेम, बिकॉज इट्स XYZ नोटबुक बता रहा है, ये XYZ नोटबुक बता रहा है। दिस रिलेट टू द ब्रांड नेम, दिस रिलेट टू द ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम का जो इज द राइट आंसर, बिकॉज ब्रांड मार्क या ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क जैसे कोई चीज़ नहीं है, ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क ठीक है, ब्रांड के बारे में बता रहा है, ये लोगो है इसका, वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जेनरिक टर्म नेम है, जेनरिक टर्म है, बेसिकली नेम है। जेनरिक का मतलब होता है समथिंग वेरी जनरलाइज, वो जनरलाइज है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है शी ओनली वांटेड टू बाई XYZ स्कूल दैट इज नोटबुक। तो XYZ का नोटबुक लेना है, तो ये ब्रांड नेम हो गया, दिस इज नेम ऑफ द ब्रांड, इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, दिस इज ब्रांड। आई होप आप लोग को ये MCQ समझ आया होगा। अभी मैंने फर्स्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया अपना, आपको दूसरा सीरीज आप फिर देखिएगा, उसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप थर्ड सीरीज देखिएगा जिसके अंदर आपको असर्टिव एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज वॉच ऑल ऑफ यू एंड डू लाइक एंड शेयर अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।